वेलकम गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। और आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए पेपर के रीट ओल्ड पेपर के एनालिसिस के अंदर। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि किस तरह का एग्जाम जो है पुट होता है और किस तरह से हमें नई जानकारियाँ हासिल करनी है, किस तरह से हमें नया मटेरियल पढ़ना है। जो मटेरियल आपके सामने है उस पर हमें किस तरह से गौर करना है। दोस्तों, सामान्य है तो सारे पढ़ते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये बात। सामान्य सारे पढ़ेंगे, हमें कुछ विशेष पढ़ना है ताकि सिलेक्शन श्योर हो सके। मेरिट वाले क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन जो है वो सारे ही करेंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हम उन जानकारियों को उठाने की कोशिश करें, या इसके बेसिस पे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से उन जानकारियों को उठाने की कोशिश करें जहां से हमें ये लग सकता है कि क्वेश्चन पेपर आता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? अब आप लोगों ने देखा था कि हमने 2019 के एग्जाम में भी बात की थी, 2017 के एग्जाम में बात की है। जब हमने 26 सितंबर 2021 को एग्जाम दिया था रीट का, उसमें भी आया था गोल्जी का से रिलेटेड। तो सेल ऑर्गेनेल जो है यानी कि कोशिकांग जो है, वहां से एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो एक नई तरह की जानकारी के साथ आता है। जब फर्स्ट टाइम क्रिस्टी को पूछा गया था ना, ये अब तो क्रिस्टी सारे जानने लग गए, सबको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। लेकिन जब ये जिस टाइम पूछा गया था ना स्टार्टिंग में, तो उस टाइम हक्के बक्के रह गए थे लोग, क्रिस्टी कहाँ होती है, क्रिस्टी कहाँ होती है। तो इस तरह की जानकारी जो है ना वो जरूरी है। ये क्लास 9th का मटेरियल है। कौन सी क्लास 9th का मटेरियल है। मैं पेन बदल लेता हूँ, शायद ये इस कलर का पेन दिखाई नहीं देता। तो 9th क्लास के मटेरियल में जितनी चीजें हैं सेल ऑर्गेनेल्स को आप ढंग से पढ़ेंगे। आपको अगर ऊपर के स्तर का पढ़ना पड़ता है तो क्या फर्क पड़े, सिलेक्शन था नहीं लेना है और कोई दूसरा थोड़ी ले। क्रिस्टी किसमें मिलती है? क्रिस्टी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। काम क्या आती है इसका? काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का। जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग देखोगे तो उसके अंदर ऐसे इस तरह मिलते हैं, इस तरह। ये जो वलन है ना, ये वलन इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी। इनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाने का। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, राइबोसोम खुद का मिलता है। इनके अंदर क्या मिलता है? खुद का। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये चीजें किसमें मिलती है आपको? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें मिलती है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि प्लेस्टिड में। किसमें? प्लेस्टिड में। हरित लवक जो होता है, पादप कोशिका होती है, उसकी बात कर रहा हूं, वहां मिलता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वास्तव में अगर आप इनकी बात करें तो ये दोनों ही चीजें इस बात को प्रूव करती है कि ये खुद एक जीव है, खुद खुद अलग से इंडिविजुअली। इस बात को आप गौर करेंगे और यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। अब अगर क्वेश्चन यहां से बनेगा ना तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी थिंकिंग को देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को देखेंगे। व्हाट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है यहाँ यूट्रिकुलेरिया है। अब ये भी वही बात है, जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था ना तो लोग यूट्रिकुलेरिया समझ में नहीं आया था उनके। और कौन कौन से हैं कीटाहारी पादप जिनको जो इस तरह का काम करते हैं? जैसे कि वीनस फ्लाईट्रेप। कौन सा है? वीनस फ्लाईट्रेप। कौन है? वीनस फ्लाईट्रेप। और कौन है? घटपर्णी बोलते हैं जिसको, पिक्चर प्लांट। कौन सा? पिक्चर प्लांट। अच्छा, ये ऐसा काम करते क्यों है? ये नाइट्रोजन लेने के लिए। क्या लेने के लिए? नाइट्रोजन लेने के लिए। कैसकुटा जो है ये आपने देखी होगी, अपने आसपास जगह देखी होगी कि कुछ जो बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर धागे जैसी कुछ बेल लटकी रहती है, और वो थोड़े टाइम उसके ऊपर रहती है और उसके बाद उसका काम पक्के में कर देती है, यानी वो पौधा एकदम मर जाता है। ये उससे पोषण लेती है, जिस पर ये है पोषण लेती है, इसलिए इसको बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक है ये। क्या है? पैरासाइटिक है, यानी दूसरे से ले रही है ये। अमरबेल भी इसका एक नाम है। क्या नाम है इसका? अमरबेल नाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी जानकारियां छठी क्लास से उठाई गई है। छठी क्लास में ये सारी चीजें हैं। मोनोट्रोपा गोस्ट प्लांट है। कैसा प्लांट है? गोस्ट प्लांट है। ठीक है। और ओरोबेंकी भी एक तरह का कैसा प्लांट है? पैरासाइट प्लांट है। कौन सा है? पैरासाइट प्लांट है। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? ये मंगल ग्रह है। और लाल रंग का अगर कारण पूछा जाएगा तो आप आयरन बताएंगे। आयरन जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है।
अगर रेड कलर आपके ब्लड का रेड कलर किस वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। अच्छा, आप मिट्टी का लाल रंग, कहीं की भी मिट्टी का लाल रंग है तो उस मिट्टी का लाल रंग किस वजह से होगा, आयरन के ऑक्साइड की वजह से होगा। अगर कहीं झरना है वो लाल रंग का बह रहा है, तो उसमें भी, अंटार्कटिका में एक झरना है वो लाल रंग का बहता भी है, खून का झरना बोलते हैं, तो उसका भी कारण क्या है, क्योंकि उसके नीचे मिट्टी जो है वो आयरन के ऑक्साइड है उसके अंदर, वो रेड कलर प्रोवाइड करवाती है। आप याद रखेंगे इस बात को, आयरन जो है। अच्छा, जंग का जो रेड कलर है, जंग का जो लाल भूरा रंग है, ये किसकी वजह से होता है, ये तो आप कह देंगे आप सर इसमें तो आयरन ही है, यहाँ स्पेसिफिक Fe+3 की वजह से, Fe+3 आयन की वजह से ऐसा रंग उसका होता है। डोट्स इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टिब्बी को, टिब्बी की रोकथाम के लिए ये एक पद्धति है किसकी रोकथाम के लिए, टिब्बी की रोकथाम के लिए पद्धति है RNTCP। RNTCP ये जो है RNTCP, ये लागू किया गया था 1997 में। मैं बताऊंगा, आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो आप भली बातें समझ जाएंगे। इसी के साथ डोट्स जो है वो इंडिया के अंदर आया था, और 1997 में डोट्स को इंडिया में लागू किया गया था। है क्या ये है रिवाइज्ड नेशनल, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, आप समझ पा रहे होंगे, कंट्रोल, कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम। लेकिन अगर आप बात करें कि पूरे नेशन वाइड इंप्लीमेंट कब किया गया था पूरी तरह से, ये हुआ था 2005 के अंदर। विवेक ओबरॉय इसकी एड किया करता था, जब ऐश्वर्या राय के साथ उसका कांड हो गया तो उसके बाद ये वो एड ही करता था, और क्या करता था बेचारा। कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तेल और वसा देता है। कौन देता है, तेल और वसा देता है। ठीक है, कितनी, लगभग 9 कैलोरी 1 ग्राम। तो फैट और प्रोटीन कितनी देते हैं, फैट और प्रोटीन देते हैं लगभग दोनों, सॉरी सॉरी सॉरी, फैट की जगह कार्ब, ये फैट के लिए तो हमने लिख ही दिया, कार्बोहाइड्रेट्स की बात चल रही है, ये 4 कैलोरी है लगभग। ठीक है तो आप ये देखिए कि अगर फैट इतनी ज्यादा ऊर्जा दे रहा है, तो अगर किसी इंसान को ऊर्जा चाहिए तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाते हैं, घी की बोतल क्यों नहीं चढ़ा देते सीधे, इसलिए क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए, ग्लूकोज। दूसरा, केवल ये एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा भी ये है कि आपके ब्लड के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी डिपेंड करती है। 0.9 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आपके ब्लड की, आपकी सेल की ये कंसंट्रेशन रहती है। इससे कम कंसंट्रेशन का और ज्यादा कंसंट्रेशन का अगर मटेरियल आपने दे दिया तो क्या होगा, वहां पे प्रासरण होगा। क्या होगा, प्रासरण। और अगर आपने क्या कर दिया कि ज्यादा कंसंट्रेशन का दे दिया या फिर कम कंसंट्रेशन का दे दिया, कि जैसे मान लें कि हम देख लें एक बार एग्जांपल के तौर पर, हम देख लें कि पहले कम सांद्रता का दे दिया, कैसे डाल दिया, कम सांद्रता का डाल दिया, तो कम सांद्रता का डाल दिया तो जल जो है वो कहां से कहां मूव करता है, कम सांद्रता से, वी अपनी खुद की उच्च सांद्रता से तो निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, लेकिन विलयन की कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर। तो अगर कम सांद्रता का आपने सेलाइन चढ़ा दिया तो यहां से ही आ जाएगा सेल के अंदर और सेल फट जाएगी। किसमिस, सूखे मेवे, चने, ये फूलते हैं इसी घटना की वजह से फैलते हैं। ठीक है, अल्प प्रसारी से अति प्रसारी विलयन की ओर जल के कण मूव करते हैं, केवल विलय के पार्टिकल मूव करेंगे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, काफी ये बढ़िया टॉपिक है, वाइड टॉपिक है, आप देख लेना चाहे। इस वर्ष प्रासरण की घटना से क्वेश्चन आएगा, प्रासरण की घटना से क्वेश्चन आएगा, और बढ़िया क्वेश्चन आएगा, शानदार। लुटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एलएच हार्मोन यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करने के लिए उद्दीप्त करता है। टेस्टिस जो होते हैं, वृषण जो होते हैं, उनकी कहानी है, बिल्कुल ये सही बात है एकदम। तंत्रिका हार्मोन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तंत्रिका हार्मोन नहीं होता, ग्राफिपुटिका से कोई संबंधित नहीं है ये। अफअसच के साथ सहक्रम नहीं दर्शाता, अफअसच, अफअसच और अलच दोनों एक जैसा सा काम एक साथ मिलके काम करते हैं, ये गलत बात है इसकी कि सहक्रम नहीं दर्शाता, ये झूठी बात है।
सहक्रम मतलब एक साथ। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। ये होती है दोस्तों क्या, विषम युग्मन। विषम युग्मन जैसे कि आपने देखा होगा, हम मेल हैं, वैसे भी हम मेल ही हैं, और इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर आपको एक्स और वाई मिलते हैं दो। तो ये दोनों जीन जो है, जो एक तरह से गुणसूत्र है वैसे तो, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। वैसे तो दो अलग अलग जीन अगर हो, एक जैसे कोई भी गुण, कोई भी लक्षण है, उसके अगर अलग अलग जीन उपलब्ध है कोई इंसान के अंदर, तो वो उसे हम विषम युग्मनिजी कहते हैं। और एक जैसे हो तो हम उसे कहते हैं सम युग्मनिजी कहते हैं। तो विषम युग्मन जो है वो अलग अलग की कहानी है, अलग अलग जीन के होने की कहानी है। लैंगिक और अलैंगिक के बीच में एकांतरण मतलब अल्टरनेट जो कर रहा है, उन दोनों को डिफरेंस कर रहा है, वो विषम युग्मन है। बहुभ्रूणता होता है कि एक से ही बहुत सारे भ्रूण बन जाना, ठीक है। और अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, आपने सुना होगा कि कोई प्लांट का एक हिस्सा लगा के दूसरी जगह हम लगाते हैं, वो पार्थेनोकार्पी होती है, उसके साथ एडजस्ट करते हैं बिना निषेचन के, ठीक है। एपोमिक्सिस, असंगत जनन, ये लैंगिक जनन जैसा सा ही है, उसके जैसा सा ही एक भाग है, ठीक है। भावनात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, भाव वाला आदमी वैल्यू करता है, अनुमूल्यन वैल्यू करता है किसी की, बाकी जो है वो अन्य पक्ष संज्ञानात्मक ऐसे पक्षों से संबंधित है, ठीक है। आपको ने पढ़े होंगे वो पक्ष, जरूर उनका प्रश्न पक्का आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विभेदकारिता होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कौन इंटेलिजेंट है, निदानात्मक परीक्षण मतलब कौन ठीक ठाक सीख रहा है, कौन कम सीख रहा है, ये सब चीजें होनी चाहिए। बट योजना का वहां कोई काम नहीं होता, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। अगर टीचिंग मेथड के क्वेश्चन एग्जाम देने वाले ने ढंग से दे दिए ना, तो आप लोग कुछ भी कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, किसी के सही नहीं होगी। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो पेपर बनाता है ना, वो जिन आंसर्स को सोच के वो क्वेश्चन देगा ना, वही आंसर सही माना जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर जो एक पेपर है, 2023 वाले में जो पेपर आया था माउस वाला, कि भाई माउस का बहुवचन क्या बनाया उसने, माउसेज बनाया। जैसे हॉर्स का हॉर्सेज बनाया, हॉर्स का हॉर्सेज बनाया, वैसे ही एक लड़के ने क्या किया, माउस का माउसेज बना दिया। तो ये धनात्मक अधिगम है, ये ऋणात्मक अधिगम है। तो हिसाब से तो हॉर्स का हॉर्सेज, माउस का माउसेज। लेकिन जो जिको उंदरो घरांगमा सजीव मिले, बिंगो बहुवचन हुआ माइस, ये मतलब बन गलत करो, आ लाइन का आधार पर बने बहुवचन बनायो तो वो गलत सीखे है, एक मतलब ऋणात्मक हो गयो। लेकिन जिको माउस, जिको कंप्यूटर हुआ बिंगो बहुवचन हुआ माउसेस, तो वो बिंगो धनात्मक हो गयो। पहला बाइन मानियो ऋणात्मक, फिर बाइन कर दियो धनात्मक, कमेटी बैठी, फिर मामलो उठ गयो कोर्ट में, फिर रिवाइज रिजल्ट आनो हो, जब दिन वापस बार ऋणात्मक कर दियो। तो से समझो बे जी का कहवा नहीं बई होसी जिंगी लाठी बिंगी भैंस, कोई मतलब को नहीं बात। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? मानसिक निष्कर्ष मतलब कि आपके सामने आपकी जो मेंटलिटी है ना, जो मेंटली जो चीजें हैं उनको कौन रोल प्ले करवाती है, उसमें है समस्या समाधान विधि। आपको एक समस्या दी गई और उसके उसने डेटा जुटाए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इमेजिनेशन की, ये सारी समस्या समाधान विधि में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान दे रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एज इट इज आ गया आगे। नियम, उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? नियम निकलता है। आप लोगों ने कैलकुलेशन की, सब कुछ किया और आपको क्या मिला? नियम मिला। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का, किसके? शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का, शिक्षण का समावेश होता है? किसका? शिक्षण का, टीचिंग मेथड का, सॉरी ऑल डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग के सारे उद्देश्य होने चाहिए उसमें, किसके होने चाहिए? टीचिंग के, शिक्षण के सारे उद्देश्य होने चाहिए। तो शिक्षण के सभी उद्देश्य जो है वो किसमें होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन में होते हैं। किसमें होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन में होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण तो मतलब ये खुद पढ़ाने से संबंधित है। दल शिक्षण 2-4 टीचर मिलकर जो पढ़ाते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन, आपके सामने कोई समस्या रख दी और उसको देखना है क्या जुगाड़ है,
विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। निदान मतलब आपने ये पता किया है कि प्रॉब्लम क्या है, जब प्रॉब्लम पता लगी तो उपचार करो भाई। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन तो दोस्तों यूं ही हैं, मैं करवाना भी नहीं चाहता था टीचिंग मेथड के क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग खुद कहते हो नाना गुरुजी वो है, नाना गुरुजी वो है, क्या मतलब हमारी बात है नहीं। और माना को बोर्ड आ पारी आज का मोटा मोटा साहब भी थे देखा नहीं लाग रहे हो, बेटे 70 जगह तो पढ़ चुके हो, अब के भी में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करवाना। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये बात पता किससे पता लगेगी। ऑब्वियसली सी बात है, मूल्यांकन से पता लगेगी। आपने मूल्यांकन किया, पता किया कि भाई बालक जो है वो किस तरह की स्थिति है, उसकी किस तरह की स्थिति नहीं है। परिभाषित करना, परिभाषित करना जो है किसी को, मतलब ये आपने जो पढ़ा है ना उसका एज इट इज रूपांतरण है। ये आता है संज्ञानात्मक पक्ष में। किसमें? संज्ञानात्मक पक्ष में। इतने सारे क्वेश्चन पहले टीचिंग मेथड के आ रहे थे, और आ गया बताओ 2017 के पेपर का क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं 2017 पेपर का क्वेश्चन है सारे के सारे। 2017 में जो रीट का एग्जाम हुआ था ना, उस रीट के एग्जाम की कहानी है। इतने क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे टीचिंग मेथड के हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित अभ्यास, प्रस्तावना और प्रेक्षण, इन तीनों का कोई काम नहीं है। शिक्षण पद जो है वो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होता है। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर। और अभिक्रमित अनुदेशन बच्चा खुद पढ़ता है अपने हिसाब से, ठीक है। यहां से प्रश्न होते हैं, अपने काम के प्रश्न स्टार्ट। 0.75 kg द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। ये कोई इस तरह की एक छत है, इस पे एक डोरी है, एक पिंड लटका हुआ है, इस पिंड का वेट है 0.75 kg। पहली बात तो ये संतुलन की अवस्था में, अगर संतुलन की अवस्था में नहीं होता तो टूट जाता, छत नीचे आ जाती या कुछ और जुगाड़ होता, लेकिन ये लटका हुआ है, इसका मतलब संतुलन की अवस्था में है। और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस डोरी पर तनाव है। वास्तव में क्या है? तनाव। तो वो आपको बल की बजाय अगर तनाव भी पूछ लेना तो आपको यही काम करना है, इस बात का याद रखेंगे आप। अगर उसने ये पूछ लिया कि कितना तनाव होगा डोरी के अंदर, कितना तनाव लग रहा होगा, तो वो भी सरफेस जो टेंशन है, सॉरी जो तनाव है, वो भी ये बल की ही कहानी है। ये बल क्या होगा? इसका जो मास है, इसका जो भार लग रहा है उसी के इक्वल होगा, एम जी के इक्वल। एम कितना है? 0.75 और जी कितना है? 10, इसका मतलब 7.5 न्यूटन। आप 9.8 से गुणा करेंगे तो 7.35 उत्तर आ जाएगा। हमने 10 माना है, इसने 9.8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 0.2 से करेंगे तो 7.35 आएगा। 0.2 कम हो जाएगा, 0.2 कम हो जाएगा तो 75 दुए 1.5 कम हो जाएगा, बस, ठीक है। एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक दोलन कर रहा है एक सरल लोलक, और ये कभी यहाँ जाता है और कभी यहाँ आता है। तो कहानी क्या होती है कि इस टाइम उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है। जब वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदलनी स्टार्ट होती है, और यहाँ आते आते वो मैक्सिमम हो जाती है, फिर ऊपर जाते जाते फिर से गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है, और फिर वो वहां से नीचे आने लगता है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होनी स्टार्ट होती है। तो इस कंडीशन पे स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और इस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। अधिकतम विस्थापन, ये विस्थापन, अधिकतम विस्थापन ये है। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, यहाँ मैक्सिमम है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? मैक्सिमम। गलत है ये। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, बिल्कुल सही ये बात। मध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, नहीं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। मध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, यहाँ नहीं है मध्य अवस्था में, यहाँ है। तो 2 नंबर सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तापमान कौन सा संभव नहीं है? रोमर दे रखा है, सेंटीग्रेड दे रखा है, फारेनहाइट दे रखा है, केल्विन। केल्विन जो है वो 0 डिग्री 0 केल्विन, सॉरी, ये अभी तक का, हालांकि हम इसके
पहुंचे नहीं है अभी तक वैज्ञानिक जो है वो 0 केल्विन टेम्परेचर जो वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। 0 केल्विन जो टेम्परेचर है वो परम शून्य ताप है। कितना है? परम शून्य ताप, मतलब कि इससे कम टेम्परेचर जो है वो संभव नहीं हो सकता। तो 0 केल्विन संभव नहीं हो सकता, मतलब 0 केल्विन तक हम पहुंचे नहीं है। अब संभवता की तो कहानी तभी बता सकते हैं, हम इस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 0 केल्विन संभव हो सकता है, सबसे कम टेम्परेचर। इससे कम नहीं जा सकता, इसका मतलब -8 नहीं मिलेगा। 1 जूल तुल्य होता है, 1 कैलोरी होता है किसके बराबर है? 4.2 जूल के बराबर। तो 1 जूल हो गया किसके बराबर? 1/4.2 कैलोरी के बराबर। जल्दबाजी में गलत मत कर देना इसको। डी। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी चाहिए? ये मैंने आपको कल के एग्जाम पेपर के अंदर बताया था 2019 वाले में, कि आपको इस तरह की जानकारी लेनी है। अगर आपको अपनी खुद की पूरी इमेज चाहिए मिरर के अंदर, तो आपकी जितनी हाइट है उसकी आधी हाइट कम से कम मिरर की होनी चाहिए, समतल दर्पण की आधी हाइट। आपके पीछे जो दीवार है आपको उसकी पूरी हाइट देखनी है, तो कम से कम उसका तीसरा हिस्सा जो है वो समतल दर्पण का होना चाहिए। जैसे कि 2 मीटर की ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। और इस वस्तु के पीछे अगर 3 मीटर की क्या है, 3 मीटर की दीवार है, तभी आप पूरी देख सकते हो 1 मीटर वाले में। लेकिन अगर पीछे दीवार 9 मीटर की हुई, कितने मीटर की हुई? 9 मीटर की हुई, तो इसका तीसरा हिस्सा यानी 3 मीटर क्या होना चाहिए? 3 मीटर का कम से कम दर्पण होना चाहिए। ये दीवार की कहानी है, वस्तु के पीछे की दीवार की कहानी। ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? ध्वनि के जो पार्टिकल होता है उन्हें संपीड़न और विदलन चलता रहता है, संपीड़न और विदलन चलता रहता है। ये संपीड़न हो गया और ये विदलन हो लिया। अब ये आगे क्या क्या चले जाएंगे? आगे आ जाएंगे, ऐसे संपीड़न आ जाएगा। तो इस तरह जिस दिशा में ये संपीड़न विदलन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन हो रहे हैं, उसी दिशा में ध्वनि तरंग गति भी करती है। दोनों पैरेलल हैं। ऐसी जो तरंगे हैं उन्हें बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। और जब ये आगे जा रही है तो एनर्जी इनके साथ जा रही है। अगर एनर्जी साथ जा रही है तो उन्हें बोलते हैं प्रगामी तरंगे। कौन सी तरंगे बोलते हैं? प्रगामी, प्रोग्रेसिव। तो इसका उत्तर होगा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग। अब जैसे कि आपने पत्थर डाला पानी के अंदर, तो उसके अंदर ऐसे ऊपर नीचे कंपन, या फिर आप देख सकते हो जो पदार्थ है, जो मेटेरियल है, वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन तरंग आगे जाती है। वो ऊपर नीचे हो रहा है, लंबवत हो रहा है, तरंग आगे जा रही है, वो लंबवत हो रहा है। तो ऐसी जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस है? नाइट्रोजन नहीं हो सकती, ऑक्सीजन नहीं हो सकती, हाइड्रोजन नहीं हो सकती, एक बचता है कौन? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O भी लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला है, जिसको लॉफ्टिंग गैस भी कहा जाता है। कौन सी गैस? लॉफ्टिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस। कौन सी गैस है? हंसाने वाली गैस। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड पूछ ले तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, नो। अमोनियम नाइट्रेट, एक केमिकल का फॉर्मूला आएगा, पक्का ही आएगा। कोई से देख लेना, किसी का भी पूछ सकता है, बट आसान ही पूछेंगे, आप लोग कर लेंगे उसको। NH4+1, नाइट्रोजन पे होता है -3। ये एक दूसरे के पैरों में लिखे जाएंगे, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा N, ये बन जाएगा NH4 3N। ये रहा। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। 2017 के एग्जाम में भी आया है, 2019 के एग्जाम में भी आया है, और 2026 के एग्जाम में भी आएगा। मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताई है, आप याद रख सकते हैं। HATE, HATE, H से क्या होता है? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन, हेक्सा, हेक्सा मेथाइलिन, मेथाइलिन डाई, डाई एमाइन। और ए से होता है एपिडिक एसिड। कौन सा एसिड है? एपिडिक एसिड। ठीक है। टी से होता है टेरिफ्थेलिक एसिड। कौन सा? टेरिफ्थेलिक एसिड। ठीक है, एसिड। और ई से होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल।
अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा यानी 6 हैं, कौन है? मिथाइलिन यानी कि CH2, डाइएमाइन NH2 जोड़ दो। एपिडिक एसिड, एपिडिक एसिड क्या होता है? एपिडिक एसिड होता है CH4 CH2 4COOH। दोनों में 6 कार्बन है, इसलिए ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नाइलॉन डबल सिक्स, नाइलॉन डबल सिक्स। दो छक्के लग रहे हैं ना, दो छक्के, इसलिए एक 6 कार्बन इसमें, एक 6 कार्बन इसमें। टेरिफ्थेलिक एसिड क्या होता है? टेरिफ, टेर मतलब टायर, टायर जैसी स्ट्रक्चर बना दो, ये बना दी टायर जैसी स्ट्रक्चर, दोनों तरफ COH जोड़ दो, एसिड है, एसिड तो COH से बनेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन होता है ये CH2 CH2, और दोनों तरफ OH लग जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, बहुलकीकरण की प्रक्रिया कौन सी है? ये संघनन। कौन सी है? संघनन। संघनन वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, दोनों में से कहीं से भी निकाल दो पर H2O निकलेगा। अच्छा, ये मिलके बनाते क्या हैं? ये बनाते हैं TE, TE मतलब टेरिलीन। क्या बनाते हैं? टेरिलीन। टेरिलीन का दूसरा नाम है डेक्रोन। क्या नाम है? डेक्रोन। डेक्रोन जैसा ही एक और है पेन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, वो ये नहीं है। कृत्रिम रेशा डेक्रोन किससे बनेगा आप देख लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफेलिक एसिड। सी सही इसका उत्तर होगा। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल बता दिया कहाँ इस्तेमाल होता है। अमाशय की अम्लता को उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिअमल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। कास्टिक सोडा होता है NaOH, कास्टिक पोटास होता है KOH, लूनर कास्टिक होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है पीट, पीट में होती है दोस्तों लगभग 50% से कम कम। उसके बाद आता है लिग्नाइट जिसमें होती है लगभग 50 से 60% तक। बिटुमिन लगभग लगभग कितना, 70 से 80% तक। और एंथ्रेसाइट में होती है 90 से ऊपर प्रतिशत, 90% ऊपर। इसके अंदर आपको 82-83% तक भी दिया जा सकता है। ये इनकी एक बड़े बड़े तौर पर रेंज है। यहाँ से प्रश्न आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि और बहुत मटेरियल है, और ये वाला मटेरियल बहुत बार दिया जा चुका है, अब यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। जाले लग चुके हैं कमरे के अंदर जगह जगह। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? आउटपुट जो बाहर आउटपुट देता है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये आप जानते नहीं है, बाकी आप किसको जानते ना तो आपको देखते ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि ये तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती ऊपर देखने की। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने चारों ऑप्शन देखे थे, दो दो बार देखे थे, चाहे मैं कितना ही आश्वस्त क्यों ना हूं। आप भी इस बात को गौर करेंगे, आप प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, ऑप्शंस को भी 2 बार पढ़ेंगे, ये गलती मत कर देना। इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR, OCR और MICR ये तीनों ही इनपुट वाले हैं, केवल ये मॉनिटर है जो आउटपुट है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928। और बाय मिस्टेक। कैसी हुई थी ये? बाय मिस्टेक हुई थी, और ये गलती ने इतिहास बदल दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, एंटीबायोटिक बनाई थी इसने, पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है, हालांकि ये बैक्टीरिया से नहीं बनी। चलिए दोस्तों, 2017 का एग्जाम जो बढ़िया हुआ था, आप लोगों के लिए मैथ की क्लासेस भी इसके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो पेपर का ढंग से एनालिसिस है बढ़िया ढंग से वो करवा दिया जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि 2000 ये जो 26 का अपना ये एग्जाम है 18 सितंबर, इससे पहले मैं आपको जो कुछ नामी ग्रामी कोचिंग के जो कुछ मेजर टेस्ट हुए हैं हम उनका भी ऑब्जर्वेशन करें, और हम ये देखें कि हमारी इसी तैयारी के साथ अगर ऐसा पेपर होता है तो हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ये चांसेस कर सके कि हम सक्सेस हो सके। हम केवल साइंस और मैथ की मैं आपके साथ बात करूंगा, जीके और ये बाकी का जो मटेरियल है आप खुद देख लेना, अपने स्तर पर देख लेना।
आगे की जो क्लासेस रहेगी सामान्य शिक्षा की, उसमें हम अपनी तरफ से एक पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन जो इंश्योर करवाया जा सके ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के साथ, ज्यादा से ज्यादा रेसो के साथ। चलिए दोस्तों, पढ़ाई में लगी रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।